So welcome everyone for a wonderful book, brand new book हमने अभी शुरू करी 5 तारीख को, Think and Grow Rich। इसमें सिखाते हैं how to become rich in life। Of course ये मूवीज भी इसके ऊपर बनी है, बहुत सुंदर मूवी है और हमने किताब पढ़ना शुरू कर दिया है। आइए आज वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी वंडरफुल जर्नी इस किताब की। यस, ये हमने यहाँ पर खत्म किया था। आज फिर शुरू करते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। मीनवाइल मैं शुरू करती हूँ। हम सभी में एक और कमी ये पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं है कि अमीर लोग की मनोस्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 1000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होगा, और वे लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करेंगे। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूँ जो इस रहस्य को पूर्णतः से उद्घाटित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के लिए तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हों। ये डिजाइन पेपर पर तो बन गई थी, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर ने हाथ खड़े कर लिए। उन इंजीनियरों को मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर ये इंजन नहीं बनाया जा सकता है। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह मुझे ये इंजन चाहिए, ये तो असंभव है। एक साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था, आप काम करना शुरू कीजिए। फोर्ड ने आज्ञा दी, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहेंगे जब तक असफलता हाथ ना लग जाए। इंजीनियर ने काम प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए, फिर कुछ हाथ ना लगा। 6 महीने और बीत गए और फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हल व पैतरा अपना लिया था, फिर भी सफलता उन्हें कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी और अब असंभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियर्स को फिर से बुलाया और कार्य पर प्रगति पूछा। इस बार फिर से सभी इंजीनियर्स ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए, फिर से काम पर लग जाइए, फोर्ड ने आज्ञा दी। हर हालत पे मुझे ये इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वे फिर से काम पे लग गए। अब जादू चल गया था, क्योंकि फोर्ड ने रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध कर दिया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये बात देखने वाली है कि फोर्ड ने भी गिव अप नहीं किया। लोग बोलते रहे कि नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, पर उन्होंने क्या बोला, पॉसिबल है और मुझे पता है तुम लोग इसको पॉसिबल बना दोगे। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनको अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में ले आते तो आप भी उस सफलता पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड को 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का। फोर्ड ने उस समय ऐसी कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की गाड़ी हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़ा व्यक्ति के पास नहीं रह गया, अभी हर किसी के ऑफिस में जरूरत बन गया है, विद्यालयों में पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सभी घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने तो करोड़ों की डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ की थी।
1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिखला लिया और स्टीव बलमैक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, के साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को ही छोड़ दिया। अब वह पूरी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने एक नई कंपनी शुरू करी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपने में पहिए लगा दिए। उनका मानना था कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल, हर घर में जरूरत बन सकती है। उनको निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार करते रहे। सबसे खास बात, उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़े दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनके सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा है। जब ये किताब लिखी गई थी तो मिलिंडा और बिल गेट्स साथ में थे। अब उनका डिवोर्स हो चुका है, फिर भी सबसे बड़ी चैरिटी वही लोग रन करते हैं। इन दोनों एपिसोड से हमने क्या सीखा? लगे रहो, डिटर्मिनेशन रहे। हेनरी फोर्ड बोले कि मुझे 8 सिलेंडर का इंजन चाहिए कि इजी हो जाए गाड़ी, सब लोग अफोर्ड कर पाए। उन्होंने सबके घरों में गाड़ी लगा दी। यहाँ पर बिल गेट्स की बात हो रही है, जो मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने शुरू की प्रोग्रामिंग। उनका सपना था कि हर घर में कंप्यूटर हो, और वाकई में उन्होंने जो बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज बनाई, इतनी सिंपल बनाई कि बच्चे बड़े कोई भी उसको पढ़ पाए। ऑब्वियसली अब बेसिक रिडंडेंट है, बिकॉज लैंग्वेजेस अपग्रेड होती रहती है। तो करने का जज्बा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, अपनी ड्रीम को छोड़ो मत। आप अपने भाग्य की विधाता हो और आप ही अपने मन के राजा। इस बात को बहुत गौर फरमाइएगा कि वी आर द क्रिएटर्स, वी आर एवरीथिंग। हम लोग बाहर ढूंढते हैं खुशी, बाहर ढूंढते हैं सपोर्ट, या हम इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते कि नहीं हम किसी पे डिपेंडेंट हैं। बट एक्चुअल लाइफ क्या है? एक्चुअल लाइफ ये है कि हम क्रिएटर्स हैं। कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्या हम क्रिएट करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी लाइफ भी हम क्रिएट करते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम किस भाव से क्रिएट कर रहे हैं। जब हम अपनी लाइफ के खुद के मास्टर हैं, अपने फेट के, अपने क्रिएशन के सिर्फ अपने खुद हैं, जब कैप्टन अपनी सोल के हैं, तो फिर क्या कमी है? हम सब में पावर है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जब अंग्रेजी कवि W.C. हेनली ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ और अपने मन का राजा, उन्हें उस समय हमें ये कहकर बता देना चाहिए था कि हम भी अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जिसमें हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। वी कैन ऑल कंट्रोल आवर थॉट्स। अब लोग बोलेंगे थॉट कैसे कंट्रोल होगा? डेफिनेटली कंट्रोल होगा। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग बहुत इधर उधर भाग रहा है और हम थोड़ा ब्रीदिंग पे वर्क करेंगे, तो एक बार को काबू पे विचार आ जाते हैं। उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम सब लोग, सभी वस्तुएं ऊर्जा हैं, जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र से बंधी हुई है, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वह असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से भी प्रभावित होता है और हमें जो हम सोचते हैं उससे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप से अवतरित करता है। तो ये समझने वाली बात है कि हमारे माइंड में जो चल रहा है वो फिजिकली एक्चुअली में ट्रू हो सकता है। कैसे? सारा एनर्जी का खेल है। हमारी धरती है, चांद है, तारे हैं, सन है, मून है, सब जगह एनर्जी है। हम क्या एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या एनर्जी ब्रह्मांड में दे रहे हैं? अगर हम राइट फॉर्म एनर्जी दे रहे हैं तो हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। इसका आगे भी समझते हैं। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान हमें उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं।
उन्हें ये जोर देकर बताना चाहिए था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं अच्छा है या बुरा है। वह उन विचार की वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। उसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं। उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में से जब कोई विचार हावी हो जाता है तो चुंबक की भांति काम करने लगता है और अपने से समान परिस्थितियों, व्यक्ति और वस्तुओं को अपनी और चुंबक की भांति आकर्षित कर लेता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। तभी हमारे निश्चित प्लान सफल हो पाएंगे। सो अगेन समझने वाली बात यह है, अगर हमने थिंक बिग, ड्रीम बिग, अचीव बिग का निर्णय बना लिया है, अगर हम ज्यों का त्यों, जैसा कि जैसे सोचा है वैसे के वैसे रहेंगे, अड़िग रहेंगे, एकदम उस पर अटल रहेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो शायद हमें समझ में आ जाए जो हम वाइब्रेशन यूनिवर्स में दे रहे हैं वो मैग्नेट की तरह काम करती है। और इतना बात हमने पहले भी शायद अगर आपने मैनिफेस्टेशन करी हो मेरे साथ कि आवर वाइब्रेशन मैटर्स। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किस वाइब्रेशन से सोच रहे हैं, जिससे सोच रहे हैं वो सही हो जाता है। आपको लगता है टेररिस्ट लोग जो सोचते हैं कि हम यहाँ पर प्लान करेंगे बॉम्ब, इतने डिस्ट्रक्शन करेंगे, वो पूरा नहीं होता। यूनिवर्स का काम है आपको देना, आपका काम है यूनिवर्स से मांगना सही एनर्जी के साथ। बट ऑब्वियसली जो आप एनर्जी मांगेंगे आपको तो मिल जाएगा। जैसे कि हेनरी कवि ने कहा, जैसे कि हेनरी कवि थे ना कि दार्शनिक, इस वजह से वह अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उनका अनुसरण करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सत्य में से पर्दा उठने लगा। इस पुस्तक में इन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन है। स्टीवन स्पीलबर्ग एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने हमें अपने भाग्य की विधाता का उदाहरण का सही सिद्ध करके दिखाया, एक नई मिसाल दी, जो चलचित्र फिल्मों के सर्वकालिक महानिर्देशक साबित हुए। उन्होंने बचपन में ही फिल्म निर्देशन करने का अपना सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन में से ही एक पुराना कैमरा से शौकिया तौर पे फिल्म बनाने लगे। एक बात और, जब भी जागेंगे तब सवेरा होगा। इट डजंट मैटर कि हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल, 70 साल कितने के हैं। जब मन में विचार आ गया कि हमें करना है तो हम कर पाएंगे। सिंपल चीज है, विचार आया कि नहीं, उस पे हम अड़िग हुए कि नहीं। स्पीलबर्ग का यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला? किसी भी बड़ी विचित्र कहानी है, इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठकर आगंतुकों को यूनिवर्सल स्टूडियो में पूरा चक्कर घुमाया जाता है। स्पीलबर्ग उस गाड़ी में छुपकर 2 साउंड के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वह वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी ये आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और वो लगातार 3 महीने तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार के हाथ में हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिला के विदा हो जाते। वे हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में सूटकेस लिए हुए होते थे, जिससे पहरेदारों को महसूस हो कि वह गर्मियों की क्लास लेने वाला छात्र है। अब तक उन्होंने कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से व्यवहार भी बना लिया था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के खाली कमरा मिलने पर उन्होंने नाम चस्पा कर दिया था और वहां पर बैठने लगे थे। अपना नाम चस्पा करके कर दिया था और बैठने लगे थे। इस तरह से एक दिन उनकी वहां एक प्रोडक्शन हेड सिड शेबर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने शेबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। शेबर्ग उस फिल्म को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये भी कितनी इंप्रेसिव बात है ना। जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं
वो उस बिल्डिंग में रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, फेमिलियरिटी कर रहे हैं, गार्ड से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से हाय हेलो कर रहे हैं, और एक खाली कमरा मालूम पड़ गया कि कमरा खाली रहता है, वहां अपना ऑफिस बना लिया, वहां प्रोडक्शन वाले आए, उनसे मिल लिए। इसको कहते हैं लगन, नेवर से डाई एटीट्यूड। अब उनके साथ आगे क्या हुआ? उनकी पहली फिल्म शुगरलैंड ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक व्यवसायिक तो नहीं किया, पर उनके आलोचकों से उन्हें बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म समारोह में इस फिल्म को एक पुरस्कार भी मिला। उनकी सबसे बड़ी उनको सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब किसी ने उन्हें जॉज पुस्तक प्राप्त हुई, जब किसी से उनको जॉज पुस्तक प्राप्त हुई। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था, और उसके लिए उन्हें बेहतरीन निर्देशक भी मिल गया था, डायरेक्टर भी मिल गए थे। स्पीलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे क्योंकि उसके लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन उनकी पिछली फिल्म द शुगरलैंड ने कोई खास व्यवसाय नहीं किया था। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था कि प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्होंने फिल्म देने की मांग कर दी। यह कोई आसान काम नहीं है। प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां थी। प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब 1975 में जॉज रिलीज हुई तो उसे दोहरी सफलता प्राप्त हुई। उसने बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आलोचकों का बहुत प्यार पाया। रिलीज होने के एक महीना में से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में $10 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जो उस समय की सबसे बड़ी अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उसके बाद स्पीलबर्ग ने कई फिल्मों का निर्देशक किया। उनमें से इंडियाना जैसे सीरीज पुरस्कृत द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल हैं। कुछ समय पश्चात स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म निर्देशित की, जो कि इतिहास की सबसे सरल फिल्म थी। यह स्पीलबर्ग की तीसरी फिल्म थी, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उन्हें $1 करोड़ से अधिक की कमाई की थी उन्होंने। स्पीलबर्ग यहाँ नहीं रुके, वे अपने सपनों को लगातार पूरे करने की तरफ बढ़ते चले गए। जब वे और दो हॉलीवुड मुगलों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला, उसका नाम ड्रीम वर्क्स था। यह तो थी स्पीलबर्ग की कहानी। ड्रीम वर्क्स तो आप शायद जानते होंगे, कितने सारे काम करता है, अनबिलीवेबल काइंड ऑफ वर्क। अब हम सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति की जिंदगी पे नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभव से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बढ़े और जिनकी अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई, और फिर भी उन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया। यह नियम बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ें, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें से 2 ऐसे लोग की जिंदगी की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े विस्मयकारी बदलाव लाए हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि दोनों व्यक्ति मुझे काफी करीब हैं। एक मेरा बड़ा करीबी दोस्त है जिससे मैं 25 सालों से जानता हूँ, और दूसरा मेरा बेटा है। इन 2 व्यक्तियों की अचंभित करने वाली सफलता में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बड़ा योगदान है। अब हम आ रहे हैं इच्छा शक्ति। चैप्टर का नाम है इच्छा शक्ति। इंग्लिश में इस चैप्टर को बोलते हैं विल पावर। ये पहला एक हम सबके लिए, अभी तक हमने इंस्पिरेशनल बातें पढ़ी हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का था, ऑल अबाउट इंस्पिरेशन। अब सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाने की बारी आ गई है। पहला स्टेप लेने की बारी आ गई है, रिच बनने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए की ओर पहला कदम। ये भी कहानी की तरह है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी क्योंकि मैं बोल रही हूँ किताब बहुत सरल है, समझाने का बहुत जरूरत है भी नहीं। बट कभी किसी को लगे तो प्लीज रेज योर हैंड या आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जब एडवर्ड सी बार्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे तो उनके दिमाग में ये कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन की दफ्तर की ओर रुख किया
तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने ये पाया कि एडिसन उससे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। यह एक ज्वलंत चाहत थी, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उसे हासिल ही करना है, उसे हासिल करना ही करना है। उनका कंज्यूमिंग ऑब्सेशन पैशन था। मतलब उनकी चाहत निश्चित थी, उनको पता था कि मेरी बर्निंग डिजायर है, ज्वलंत चाहत है मेरी। उसका उद्देश्य दृढ़ था, एकदम वो अटल थे। बर्न्स की कल हमने कहानी सुनी थी ना कि कैसे वो थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए थे, और शुरू में जब आए थे उनके पास मनी भी नहीं था चढ़ने के लिए अपने, और मालगाड़ी में चढ़ के आए, और फिर काम करने का कुछ तजुर्बा नहीं था, तो उन्होंने सफाई सफाई भी शुरू करी। अब हम एडिसन की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जब वह एडिसन से मिला तो यह चाहत बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से बड़ी अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में चाहत सिर्फ एक इच्छा हो रही हो, पर जब वो एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कई मजबूत थी, कई दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ, जहां पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता से तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी अपना सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। वह एडिसन के साथ प्रोफेशन में लग चुका था, उसका सपना पूरा हो चुका था। कितनी बड़ी बात है, जो कहीं से नहीं आया हो, कुछ भी नहीं हो, एक दृढ़ विश्वास था और उसने लगे रहा, चैलेंजेस सामने लिए और एक्चुअली में बिजनेस पार्टनर बन गया। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वे बस इतना इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स का भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिल गया था। असल में उन लोगों ने बर्न्स की सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ है। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ना ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए एक एडिसन के दफ्तर में काम करने वाला सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वह अपने मन पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। मन में उसकी उम्मीद थी कि मुझे एडिसन का पार्टनर बनना है। एक्चुअली में 5 years स्ट्रगल करा, फिर भी कुछ हाथ में नहीं आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमल करने वाली बात यह है कि अगला लगा रहा और उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर हम एक डेफिनेट गोल चूज कर लें, सारी एनर्जी उस गोल में लगा दें, अपनी विल पावर रखें, अपना एफर्ट्स करते रहें, तो सब कुछ हमारे गोल को हमारी तरह हम उसके पास आराम से जा पाएंगे। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई भी नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने उसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिससे वो पीछे पलटकर वापस जा सके। इस बात को अगेन हमें ध्यान देना चाहिए, जब कभी हमने एक मंजिल की तरफ अपना रुख कर लिया, फिर हमें पता है कि अब वापस तो जा ही नहीं सकते, अब मंजिल की तरफ ही जाएंगे, देयर इज नो गोइंग बैक। अगर हमने इस बात को समझ लिया तो लाइफ में कभी भी हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, अल्टीमेटली जर्नी पे पहुंच ही जाएंगे। वे अपनी सारी चाहत के साथ खड़ा सॉरी अपनी सारी चाहत के साथ खड़ा रहा, जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी ना हो गई और फिर वास्तविक रूप में ना दिखाई दी। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे कि मैं एडिसन के दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि उसने ये कहा कि उसे एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझेदार बनना है।
उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने के लिए यहाँ काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते तो मैं छोड़ के कोई और नौकरी की तलाश करूंगा। बल्कि उसने ये बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला, अगर मैं एडिसन की इस संस्था में असफल हो जाता हूँ तो दूसरे मौके की तलाश करूंगा। उसने बोला, मुझे जिंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदार बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे दरवाजे बंद कर चुका हूँ और अपना पूरा संपूर्ण भविष्य उसको हासिल करने में लगा दूंगा। सो कमेंडेबल, राइट? क्या फोकस है, क्या एनर्जी, पूरा भविष्य लगा दूंगा। नेवर से डाई। पहले उन्होंने कहा कि जितना पूरी उम्र लग जाए तो भी लगा दूंगा, बट व्यवसाय में आपके साथ ही करूंगा। क्रिस्टल क्लियर। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना के शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सारे सैनिकों को नाव में बिठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों को उतारने के बाद उसने सभी नाव को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो, सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रु को नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौट जाने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। अब जीत की चाह जिंदगी के लिए जरूरी बन जाए तो सफलता निश्चित है। इस भयावह शिकागो शहर का आग से झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसाय, एक और नया वो आया है। अभी तक हमने बात करी कि ऑरेंज में कैसे बर्न पहुंचे, उनकी कैसी डिटर्मिनेशन थी। फिर हम एक चैप्टर पे आए जहां एक राजा ने एक फतेह कर ली दूसरे पे, जबकि उनसे आर्मी बहुत उनकी ज्यादा बड़ी थी, फिर भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि वापसी के रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। अब एक और नए स्टैंजा पे आते हैं। उस भयावह शिकागो शहर का आग से झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बंद पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे एक निर्णय ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश को किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पे पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह बिजनेसमैन, वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उसने अपने साथी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी दफा ये जल जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सतह में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान था रास्ता ये नहीं होता कि वह अन्य व्यवसायों की तरह उसमें शामिल हो जाते। ऑब्वियसली इजी था। जब उसके साथियों ने बुरा होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखा, वो तो भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। सो ये किसी ने नहीं कहा कि जिस डगर पे हम चल रहे हैं, जिस राह पे हम चल रहे हैं, वो रास्ता आसान है। अगर हमने कोई निश्चय किया है, कोई डिसीजन लिया है, कोई गोल बनाया है, किसी ने भी नहीं बोला कि बहुत इजीली आप उस गोल पे पहुंच पाओगे। मैंने फिर बोला, हम चलेंगे गिरेंगे, चलेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, चलेंगे बढ़ेंगे। हमें बस दृढ़ रहना है, निश्चय कर लेना है कि अब कुछ भी हो हम इसको लेकर ही रहेंगे। यही तो अंतर मार्शल फील्ड की और अन्य व्यापारियों का बीच था। यही फर्क था मार्शल फील्ड के और दूसरे व्यापारियों के बीच में। ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है।
ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। तो हमें क्या बनना है, सफल कि असफल? हमें किस डगर पे चलना है, किस कहाँ किस राह पे चलना है? हताश होना है कि कुछ पाना है? अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है कि जैसे चलता आ रहा है चलते रहने देना है? हर इंसान जैसे पैसों की जरूरत है, वह पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ सो दैट हम बाद में ही पढ़ पाए। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून ना बन जाए, और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना, एक अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा रखना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। तो अगर हमें रईस बनना है तो फर्स्ट तो ऑब्सेशन आना पड़ेगा। सेकंड, एक प्लान बनना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ये काम शुरू किया है, अब मुझे इसको ऐसी क्वालिटी देनी है, अब इसको ऐसे प्राइस बढ़ाना है, अब इसको ऐसे सर्विसेज देनी है। हमें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मैं आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, सक्सेस पाऊंगा ही पाऊंगा। कितना भी कंपटीशन हुआ, मेरा कंपटीशन किससे? मुझसे है। हम किस ट्रैप में फंस जाते हैं? कंपटीशन किसी और से, उसका प्रोडक्ट बढ़िया चल रहा है, मुझे उससे बेटर बनना है। नहीं, हमें अपनी सर्विसेज बेटर देनी है, अपना प्रोडक्ट बेटर बनाना है और लगे रहना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम है। ये 6 स्टेप्स प्लीज हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो किताब में हाईलाइट कर लीजिए, जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकते हैं। आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। ये कहना पर्याप्त नहीं है मुझे ढेर सारा धन पैसा कमाना है। ये राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। जिन लोगों ने मैजिक किताब करी है उनको भी शायद ध्यान होगा, एग्जैक्ट अमाउंट चेक पे लिखते हैं। अगर एंड कम क्यों सोचना है, बड़ा सोचो, बड़ा मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, ये निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। सो अगर मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, मुझे उसके लिए क्या एक्शन लेना है, वो क्लैरिटी चाहिए मुझे। बिकॉज कुछ करूंगी तब तो मिलेगा, या मैंने बस चेक लिख दिया या ख्याली पुलाव पका दिया, 1 करोड़ आना है बस, अब तो ऊपर वाला मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, सरेंडर कर दिया, अब तो दे देगा। कारण कहाँ है? प्लान कहाँ है? क्रिएटिविटी कहाँ है? थर्ड पॉइंट, यह निश्चित तारीख तय कर ले, एक निश्चित तारीख तय कर ले आप कब तक वो धनराशि कमाना चाहते हैं। सो डेट को डिफाइन कर लीजिए। फोर्थ, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और आप अभी से शुरुआत कर दें। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप तैयार हैं कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नहीं, अभी तो घर में प्रॉब्लम है, अभी तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो मैं पैसे नहीं कमा सकती, अभी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, अभी तो ये काम है, अभी एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए। बस आपको कमाने की इच्छा होनी चाहिए। आपने डेट लिख दी कब तक कमाना है, कितना अमाउंट कमाना है, क्या काम करेंगे आप। फिफ्थ, एक कागज पर साफ तौर से ये सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा ना, रोंडा बर्न इस बुक से इंस्पायर हुई थी। सीक्रेट लिखी, मैजिक लिखी, ये बुक बेस था। तो वो मैजिक का जो मैजिक चेक चेक का चैप्टर आप लोग के सामने आया है, वो इस बुक की बदौलत आया है। तो ये क्या हुई? मास्टर ऑफ ऑल। नंबर 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं उसे अपनी नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस पर विश्वास करें कि वह धनराशि, निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी हो। आप कोई मुझे बताएंगे कि मॉर्निंग में क्यों और रात में क्यों, 2 बार दिन में बोला है क्यों? वाई 2 टाइम, वाई ट्वाइस इन द डे? किसी को भी पता है?
एनीबडी यू कैन रेज योर हैंड, आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। दिन में 2 बार ये अमाउंट क्यों पढ़ना है, सुबह उठते के साथ ही और रात को सोने से पहले? यस चचा प्लीज बताएं। मैम हमारे हिसाब से उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो रहा होता है रात को सोने के टाइम, मतलब हम ज्यादा एक्टिव होते हैं शायद इसलिए। एंड मॉर्निंग में? मॉर्निंग में वही जब हम स्लीपी ड्राउजी स्टेट में होते हैं, तो जब हम जो विचार मतलब सुबह सुबह आएगा वो दिन भर हमारे मन में रहेगा, उसको हम ज्यादा पावर दे सकते हैं। थैंक यू रिचा फॉर मेकिंग मी प्राउड, थैंक यू सो मच, Thank you so much. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो Thank मच। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। मॉर्निंग में उठते हैं, वाइब्रेशन फ्रेश होती है, आप पढ़ते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं एनर्जी दे रहे हैं। रात को पढ़ के सोते हैं, फील करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों को आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उसी पे अमल करते रहना है। आपकी शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में मैं कैसे देख सकता हूँ जिसने वो धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप सच में हासिल ना कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद की और उस धनराशि को अर्जित कर कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर में क्यों नहीं हम इमेजिन कर सकते अपने आप को वो चीज मुकाम पे पहुंचे हुए जो हम चाहते ही चाहते हैं? इतना क्या मुश्किल है? लक्ष्य है धनराशि, दैट्स द गोल। बस आपको स्वयं को स्वीकार करना है कि आपने वह धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको धनराशि अवश्य देगी। यूनिवर्स को बोलो तो सही, मैनिफेस्ट करो तो सही, देखो तो सही, फील तो करो, इमेजिन करो, मॉर्निंग इवनिंग करो एंड जस्ट सी द मैजिक। टाइमलाइन ऑफ कोर्स दी है, बट आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं, sorry, एक जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं, धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहार्य कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। यह जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने ये स्टील मिल के एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी का शुरुआत की थी। पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उन्होंने इन सिद्धांतों को अमल में लेकर 10 करोड़ डॉलर से अधिक दौलत कमा ली। 6 स्टेप, लाइफ चेंज। क्या हम वेट कर रहे हैं? किस चीज की हम वेट कर रहे हैं? ऊपर दिए 6 कदमों को टॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा परखा और फिर इसे स्थापित किया। ये 6 नियम धन कमाने के लिए धन कमाने में ही नहीं प्रयोग ला जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों का प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी त्याग की जरूरत होती है, ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत होती है। पर इन कदमों को सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कल्पना, हम देख पाए, मन की आंखों से, खुली आंखों से सपना देख पाए। इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी इतनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वे निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। ये इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट सीक्रेट। इतना आसान है और फिर भी लोगों को कठिन लगता है। क्यों?
क्योंकि हमारे दिमाग में वायरिंग क्या है, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ही होगा, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, सो इट इज। आपको भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ में ही जितने महान नेता हुए हैं वे उन सब बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की और मन से कल्पना नहीं कर सकते तो क्या कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते? सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के लिए एक तरीके, एक नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीकें, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारी के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। यह सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है जो अपने स्वप्नों के कार्यों में तब्दीली ला सकते हैं। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वो लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनते हैं। जो सच में बड़े नेता हुए हैं उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों की वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति में शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को सुगम बनाने के लिए नए तरीके की इजाद किया है। सो क्या स्टॉप कर रहा है हमें? इतनी इंस्पिरेशन, इतनी कहानियां हमने पढ़ी हैं, इतना सरल बताया जा रहा है, क्या हमने कभी वाकई से मन की गहराइयों से इसको ट्राई किया है? आप सपने देखने वालों में से दो जरूरी विशेषताएं आज सपने देखने वालों में से दो जरूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए। सहनशीलता और खुली सोच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है उन्हें सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अगर हमारे विचार पुराने टाइप के रहेंगे तो हम पुराने एक जेल में बंद रहेंगे। हम उस जेल की सलाखों को तोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए नई सोच, खुली सोच कि जो है देखा जाएगा, अब तो करना है तो करके रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी भी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण को नए सांचे में डालकर नए तरीके के साथ काम किया जाने का वक्त है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक उड़ाते मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनकी भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता की नई ऊंचाइयां दी, वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सकते हैं। आपको और हमें आगे बढ़ने की और दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलें जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में सफलता मिली उन्हें। कोपरनिकस एक महान ज्योतिष थे जिसने दुनिया की बाहुल्यता या का सपना देखा और उसकी खोज भी कर दी। सच ही कहा था, सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। Such a beautiful thing. Once you succeed, everything is forgiven. So beautiful. And once you are unsuccessful, no excuses work. Beautiful. अगर जो आप चाह रहे हैं वही सही है और आपको उस पे आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर किसी आप अस्थायी रूप से असफल हो भी जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अस्थायी असफलता कामयाबी की एक सीढ़ी है, कामयाबी का नया द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति थे जिसने बिना जानवरों की चलने वाली गाड़ी का सपना देखा।
उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे और जब वो गाड़ी बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना आरंभ कर दिया और फिर पूरी दुनिया उनके पहियों पर चल रही थी। उन्होंने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत में चलाने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उनका ये सपना सच हो पाता, वे 10,000 बार फेल हुए। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। प्रैक्टिस प्रैक्टिस अंटिल यू सक्सीड। फेलियर एक रास्ता दिखाता है कि ये वाला काम हमें ऐसे नहीं करना। अगर 1000 तरीके हैं तो एक काम अगर हमने रॉन्ग किया, 999 तरीके और हैं काम अपनाने के लिए। हमें लूज नहीं करना अपनी उम्मीदें। लिंकला ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपनों को कार्यान्वित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के एक साथ संयुक्त हो जाएंगे, जब तक कि उस असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने राइट ब्रदर्स के बारे में बताया ना, मैंने फ्लाइट का आविष्कार किया था, ने हवा में उड़ाने का सपना देखा था और आज पूरी दुनिया में हवा उड़ में एक दूसरे जगह जा रही है। सो ऑल स्टार्स फ्रॉम अ ड्रीम। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आविष्कारियों की तरह बड़े ड्रीम्स देखें। कुछ तो देखें जो कमेंडेबल हो, रिमार्केबल हो। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम ये हुआ कि आज हम सबके पास रेडियो है, टीवी है, मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी ने सपने में उसे कुछ केबिन और घर भी दिला दिया। उसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही क्षण में कोई भी समाचार, सूचना, मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी ने दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए गए थे। जब उन्हें बताया गया कि उन्हें ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिसमें हवा में संदेशों का एक स्थान दूसरे स्थान में पहुंच जाता है, तो सोचे पागल हो गया, मैड हो गया। साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए, क्योंकि लगा अजीब है। आज स्वप्नदर्शियों की वजह से तो आप और हम जूम पे बैठे हैं। हम सोचते थे कि हम किताबें पढ़ेंगे साथ में, कोई कहाँ और हम बस अपने घर पे कंफर्टेबली छोटा सा मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट देखकर किताबें पढ़ रहे होंगे। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सुन रहे हैं, बस समझ रहे हैं। हाउ वंडरफुल। ये सब कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई स्वप्नदर्शी है ना। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया के नए विचारों की आवश्यकता है। विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। रेकरोच और एक बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने अपने सारे सपने साकार किए। क्रोच मिल्क शेक का मिश्रण बेचा करता थे। उनका मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम इस मिल्कशेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उन्होंने सन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट में 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उन्हें वहां पर जाने का निर्णय कर लिया ताकि ये पता चल सके कि इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें से सबसे व्यस्त था, बिजी रेस्टोरेंट था। उनके मालिक मैकडॉनल्ड्स बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक जैसे क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। आप लोग मैकडॉनल्ड्स की कहानी भी पता हो तो पता है, मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से शुरू किया था, लेकिन जिसने इसको टेक ओवर किया, बस नाम मैकडॉनल्ड्स रख लिया और सब कुछ चेंज कर दिया। और वो भी एक बहुत फैंटास्टिक मूवी है। सो अगेन, बात क्या है? जज्बे की है। बात क्या है? सपनों की है। अब हम वापस उस कहानी पे जाते हैं। क्रोच को ये अवसर दिखा और सोचा कि अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी गई तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई की जा सकती है। शायद पैसों का अंबार लग जाए। उसने मैकडॉनल्ड्स बंधुओं के सामने विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडॉनल्ड्स देश का सबसे अधिक फूड रेस्टोरेंट की बड़ी चेन हो गई।
बल्कि फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। विक्रोच ने श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। सारे शुरू होते हैं चीज एक आइडिया से। वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की कभी भी कमी नहीं थी। कभी भी किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन, महत्वाकांक्षा की कमी से नहीं जन्म लेते। ना ही अब विश्व रूपी देखने वालों का उपहास करता है और ना ही ये कहता है कि अव्यावहारिक है। जिन लोग को भी आज मनचाही सफलता मिली है, वे लोग बड़ी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाले संघर्षों से गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ की सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बैनियन का जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिली थी, उसी के बाद उन्होंने द पिलग्रिम्स क्रॉस कर रखी थी। म्यूट एवरीवन। ओके, रिच आप अनम्यूट हो गए थे। ओके। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह इसलिए कि अधिकतर लोगों ने कभी सीखने की कोशिश नहीं की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जाए। हेलेन केलर जन्म से ही गूंगे, बहरे और अंधी थी। उसने दुर्भाग्य के बावजूद अपना नाम इतिहास में स्वर्णमय अक्षरों में लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता था और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत भी लग गई थी। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा। उनकी कविताओं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराई हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। सो स्मॉल लिटिल एग्जाम्पल्स बड़े बड़े लोग के हैं। शायद कभी आप में से जो सुन रहा हो, आपके भी एग्जाम्पल्स आ जाएं। फिल्मों में अत्यधिक सफलता में उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक पाई। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय करे और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अंचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिन्हें इन्हें अरबपतियों की सूची में खड़ा कर दिया। उन्हें जो भी लक्ष्य तय किया वह सोना बन गया। वे सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वह देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नवजवानों का हिंसा और अपराध को त्याग कर नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को ना कहकर शिक्षित बनने की आवाज उठाई। उन्होंने कई संगठन की में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई, जिसके लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सके। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वह जाति और रंग से अछूते थे। वह सहिष्णु थे, सभी तरह के विषयों में घुले विचारों वाले और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना रखी थी। बीथोवन, जो आप जानते होंगे, एक म्यूजिशियन थे, बहरे थे। मिल्टन अंधे थे, परंतु जब तक ये दुनिया में रहेगी उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और सपने साकार किए। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने सपनों को साकार किया। उन्हें दुनिया में पहली बार दुनिया तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक जब बेहतरीन भारोत्तोलक वेट लिफ्टर को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ एक मिराक्युलस व्यक्ति नहीं थे। उनके जिंदगी में सपने और लक्ष्य थे। सपने साकार करने में धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले फिल्म अभिनेता और अब कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। बचपन में ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग प्रारंभ करी। 18 वर्ष की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती। उसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बनने का खिताब में भी उनका नाम है। फिर यूनाइटेड
स्टेट्स विस्थापित हो गए और वहां पर भी ऐसी प्रतियोगिता जीतते रहे। हालांकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी सब कुछ हासिल कर लिया था। जो भी किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होता है, उन्हें सब क्षेत्र में कोई ना कोई चुनौती नहीं दिखती। सॉरी, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होगा, हाँ, तो उन्होंने हासिल कर लिया जो बॉडी बिल्डिंग का था, जो बाकी लोगों के लिए इजी नहीं था। उन्हें अब इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनके शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें इतना कुछ सिखा दिया कि आम जनमानस के लिए जिसको जानकारी नहीं थी, और वे जानकारी सभी से साझा कर ली। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी, आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ अ बॉडी बिल्डर, जो बेस्ट सेलर किताब साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए किताब लिखी जिसमें अलग तरह के अभ्यास थे और शरीर को गठित करने के लिए। इस किताब ने उन्हें एक व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन कराती थी। इस व्यापार के लिए उन्होंने व्यवसाय क्षेत्र में सफलता के नए रास्ते खोल दिए। उनका अगला लक्ष्य में बड़ा फिल्म स्टार बनना था। हालांकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वो बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में थे। छोटे मोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तब काम आई जब उन्हें कानन थे। बार बैरियर फिल्म में मुख्य रोल मिला। इस फिल्म श्रृंखला ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे अधिक मेहनताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए, उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने भी अपनी जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो वो काफी सरल हो जाता, पर उन्होंने उससे भी ज्यादा सपना देखा, उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जिसमें चुनौतियां भी थी, उन्हें भी हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी पिछली सफलताओं को शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उनका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप अपने आलोचकों से डरिए मत। आलोचकों ने अपनी पहली फिल्म में उसकी कड़ी निंदा की थी। क्रिटिक्स तो होते हैं, निंदा करेंगे, बोलेंगे, कुछ तो लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे ये ऐसे पॉसिबल नहीं, ये नहीं करो, सेफ रहो, सब कंफर्ट जोन में आने को बोलते हैं, बट एक्चुअली हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, तभी मैजिक्स होते हैं। इसी दृढ़ता से उसे हॉलीवुड में सबसे बड़े मेहनताना लेने वाले अभिनेताओं में शामिल कर दिया। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता, क्या इसका कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मुझे तो पता ही नहीं, ये शक्ति का मन से पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आप इस मनोस्थिति और इन सिद्धांतों में काम करने के नियम से पता है तो आप इन्हें अमल कर रहे हैं, और ये समझ लीजिए कि आप वह सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु को इच्छा रखना और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। ये किसी को मीनिंग दिखेंगे इसका? somebody will see the meaning of this word, मुझे बताएंगे क्या है ये मीनिंग? उम्मीद इज होप, विश्वास इज ट्रस्ट, फेथ, साहस इज हिम्मत, व्हाट इज दिस? सहिष्णुता की शक्ति, सहिष्णुता, सहने की शक्ति। ओके, आप बताएं, तब तक आई जस्ट रीड आगे। सिर्फ किसी वस्तु को इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से ये विश्वास न कर ले कि उसे वह वस्तु मिल चुकी है। यह मनोस्थिति विश्वास की होती है, ना सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरीके का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। क्या? सहनशीलता, ओके, टॉलरेंस, हाँ वही, ग्रास्पिंग पावर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस। सहने की क्षमता, बेसिकली टॉलरेंस, राइट। तो आई वाज प्रीटी क्लोज। ब्रेक करना पड़ता है कई डिफिकल्ट वर्ड्स को, बट ये किताब बहुत सरल है। डिफिकल्ट वर्ड्स तो पावर ऑफ नाउ में थे, भर भर के थे। सो
इस तरीके का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस, विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी, इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता। एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन में सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक नियोक्ता है, वह आपको वह देता है जो आप मांगते हैं, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि कितना निराश है, कि वह कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से कुछ भी मांगा होता, उसने राजी राजी खुशी मुझे भुगतान कर दिया होता। इस बात पे आज हम चैप्टर इनफैक्ट कंक्लूड, इसके बाद नहीं पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। क्या समझ में आया हमको कि मैं राजी खुशी कुछ भी मांग लिया होता, भगवान दे देता अपने आप। मैंने मांगा ही नहीं ना, मैंने इतना मांगा तो इतना मिला, इतना मांगूंगा तो इतना मिलेगा। मेरी के ऐश जो मेरी की कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी और विश्व भर में अपनी कंपनी के काम करने वाले, जैसे 25,000 की संख्या है, 25,000 लोग काम करते हैं उनकी कंपनी में। वन लेडी जिसमें कोई कंपनी चालू करी है। कंसल्टेंट की सफलता का राज आत्मविश्वास बताया। उन्हें यह करियर साल पहले प्रारंभ हुआ था, जब उन्होंने स्टैनली होम प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया था। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि आपने इस काम के प्रथम वर्ष में वह सफल नहीं हो पाई थी, जो इस काम को छोड़ देना चाहती है। पर आपने अपनी सोच बदली जब आपने स्टैनले सेल्स को सेमिंगर में भाग लिया। उन्होंने बताया उस वर्ष कंपनी की प्रतियोगिता में खूबसूरत, लंबी और सफल महिलाओं को रानी के खिताब में नवाजा जाना था, और उस वर्ष उस महिला को खिताब मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अध्यक्ष से बात करूंगी और उन्हें अगले वर्ष रानी का ये खिताब जीतने का इरादा बताऊंगी। श्रीमान बैबरेज मुझ पर हंसे, हंसे नहीं बल्कि उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले वर्ष मुझे रानी का खिताब दिया गया। तो इस बात पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, जितना हम एनकरेज करते हैं उतना हम एनकरेज होते हैं। किसी को डिस्वेड मत करिए, डिस्करेज मत करिए। एनकरेज, करेज देना, हिम्मत देना। डिस्करेज मतलब करेज हटाना। सो जितना हम करेज देंगे, जितना हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे, कहीं ना कहीं वो अच्छे हमारे पास भी कार्य और कर्म हमारे पास भी लौट के आएंगे। मेरी के ने इस बात को बताया कि सफलता हासिल करने का पहला कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप योग्य हैं और आप उस सफलता के असली हकदार हैं। उन्होंने अपने एक लेख में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ कदमों का अभ्यास करने के लिए बताया है। वे 4 कदम निम्न हैं। तो आज हमने 6 कदम पढ़े मैनिफेस्ट करने के लिए मनी, जो हमने मैजिक चेक में भी पढ़े थे, सिमिलर है, इनफैक्ट सेम है, आइडेंटिकल है। अब मेरी के 4 स्टेप्स किसके लिए हैं? सफल सक्सेस के लिए हैं। इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। पहला, खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस करिए। थिंक दैट यू आर वेरी कैपेबल, यू आर वेरी सक्सेसफुल। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उस व्यक्ति को सोचें जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। आपका कोई आइडियल है, उसके बारे में सोचें। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताएं। आराम से स्थिर होकर बैठ जाएं। जैसे मेडिटेशन की मुद्रा होती है ना, जस्ट वैसे एकदम कामली बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओत-प्रोत हो जाइए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैनिफेस्टेशन में चीज ही है, एंड यू कैन फील इट, यू कैन सी इट।
सो अगर आप मन की आंखों से देख पा रहे हैं तो आप एक्चुअली में इसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सेकंड स्टेप, पिछली सफलताओं को याद करिए। नेगेटिविटी में मत जाइएगा, जो आपने कामयाबी पाई है छोटी मोटी भली हो उसके बारे में करिए, तो आपका ना सर्कल आपका एक्सपैंड होता है। हर कामयाबी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह ये सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और आप सफल हो सकते हैं। पिछली सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो जाए उन कामयाबियों को याद करिए। जितना हम लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं ना, हैप्पीनेस करते हैं, उतना हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बट एक बार इसमें ध्यान रखिएगा, लिखी हुई नहीं है, अगर आपकी सफलता किसी को चीट करके आगे बढ़ी है तो उसका फाउंडेशन वीक है। अगर हम किसी को चीट करते हैं, चाहे पैसे से, चाहे आपके उसके एफर्ट से, चाहे शादी में, चाहे व्यापार में, कहीं पर भी, तो उसकी फाउंडेशन कम वो होती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पहले वहां से माफी मांगना, उस पथ को छोड़ देना। गलती सबसे होती है, इट्स ओके, पर उसको वहीं खत्म कर दीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़िए और फिर सफलता कुछ और खोजिए जहां किसी चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग करिए, सफलता को सेलिब्रेट करेंगे तो आगे आप चीटिंग कर ही पाएंगे, आपके साथ चीटिंग होगी। लक्ष्य निर्धारित करें, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान योर गोल, फोकस करें। साफ तौर पर ये तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। इस बात में हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित ना होइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने एक लक्ष्य साध लिया तो बस हॉर्स के ब्लिंकर्स पहन लीजिए, ना यहाँ दिखे ना यहाँ दिखे, बस उसकी तरफ चलना है, दैट्स इट। चलना है तो बस चलना है। लास्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल, जिंदगी के लिए सकारात्मक रवैया रखिए। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे, अपने आप के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो हम खुद के लिए एक पॉजिटिव पिक्चर बना पाएंगे। अपनी जिंदगी, अपने काम, अपनी लाइफ, अपने वर्क और अपने डिसीजंस पे विश्वास रखें और उसी ट्रैक पे रहें। बी वेरी 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 पॉजिटिव। इसी के साथ आज का सेशन बंद करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे अबाउट कैसे हम अपनी विल पावर को नेचर के नियम के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू।